कहानी की शुरुआत में हमें योशियुकी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो ऑफिस में अपने काम में बिजी होता है। पूरा दिन भर का काम खत्म करने के बाद योशी अपने घर चला जाता है। योशी अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था जिसमें उसकी वाइफ मित्सु, उसका बेटा किंजी और उसकी बेटी यूई भी रहती थी। यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरी फैमिली अपने एंटरटेनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट थी, जिस वजह से इन लोगों की आपस में बहुत ही कम बात होती थी। अगली सुबह योशी थोड़ा देर से जागता है क्योंकि उसकी अलार्म क्लॉक बजी ही नहीं थी। इसके बाद वो बाहर आकर अपनी वाइफ मित्सु से टाइम पूछता है। मित्सु उसे बताती है कि घर की कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है और साथ में ये भी बताती है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब यूई भी जाग गई थी। जब उसे पता चलता है कि घर में बिजली नहीं है तो वो तुरंत अपने फोन के पास भागती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के घर में कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी, इसलिए योशी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद योशी और उसके बच्चे अपने काम और स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब ये लोग लिफ्ट के पास पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए सब लोगों को सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। योशी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से ट्रेन स्टेशन पहुंचता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि पावर आउटेज के कारण ट्रेन भी बंद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ केंजी जब साइकिल से स्कूल जा रहा होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि रोड पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। लोग जल्दबाजी में अपने काम के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं मित्सु अपार्टमेंट के नीचे अपने कुछ दोस्तों से मिलती है। ये सभी पावर आउटेज के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सभी औरतें पास ही के एक स्टोर में रात के लिए कैंडल लेने के लिए चले जाते हैं। मित्सु थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद रात तक लाइट आ जाए, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड्स के पीछे पीछे स्टोर तक चली जाती है। वहाँ जाके वो कैंडल ले लेती है। मित्सु देखती है कि काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैश काउंटर की मशीन भी बंद हो गई थी, इसलिए कैशियर भी अनाउंस करती है कि वो सिर्फ कैश पेमेंट ही लेंगे। अब कैश काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था तो मित्सु को वहीं लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ योशी जैसे तैसे करके अपने ऑफिस पहुँचता है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि ऑफिस का ऑटोमेटिक डोर भी बंद है। वहाँ के एम्प्लॉय उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनसे वो दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो उस दरवाजे को ही तोड़ देते हैं और सभी एम्प्लॉय अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर सभी एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंदर एक भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए उनका बॉस भी उन्हें एक दिन की छुट्टी दे देता है। ऑफिस से घर जाते समय योशी एक साइकिल स्टोर पर जाता है। पावर आउटेज के कारण साइकिल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन योशी फिर भी एक साइकिल खरीद लेता है। रात को योशी के घर में हर जगह कैंडल जगी हुई थी। वो लोग कैंडल की रोशनी में ही अपना डिनर कर लेते हैं। केंजी जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि वॉशरूम का फ्लश भी काम नहीं कर रहा है। यूई भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टैप तो नहीं बंद होना चाहिए था। डिनर करने के बाद यूई और केंजी अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन वो फोन और इंटरनेट के बिना बोर हो चुके थे। इसके बाद पूरी फैमिली बालकनी में आ जाती है और ये सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। ये चारों साथ में इस टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। काफी टाइम के बाद ही ये चारों एक साथ ऐसे इकट्ठे हुए थे। अब पावर आउटेज को गए हुए 3 दिन हो गए थे। इनके अपार्टमेंट की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। किचन में जूठे बर्तन पड़े हुए थे और कपड़े भी अंदर ही सूखने के लिए पड़े थे। इन 3 दिनों के अंदर ही लोगों की लाइफस्टाइल में काफी चेंज आ चुका था। उसी दिन योशी के ऑफिस में उसका बॉस सबको बताता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाती तब तक उनमें से किसी को भी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन योशी अपने बॉस से बोलता है कि अगर वो ऑफिस नहीं आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन उसका बॉस उसे बोलता है कि ऐसी स्थिति में टोक्यो जैसे शहर में रहना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत जल्द इस शहर में खाना और पानी खत्म हो जाएगा। अब जब वो ऑफिस से घर आ रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है कि लोग शहर छोड़ के जा रहे थे। योशी भी शहर छोड़ने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सु पानी लेने के लिए पास ही के एक वाटर टैंक के पास जाती है जहाँ पहले ही काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि पानी खत्म हो चुका है। वहीं योशी बैंक जाता है ताकि वो बैंक से कुछ पैसे निकाल सके, लेकिन वहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी जो योशु को बाहर की तरफ धकेल देती है। अब इलेक्ट्रिसिटी को गए हुए 7 दिन हो चुके थे। शहर के सभी स्टोरों में पानी, फूड और सभी तरह की सप्लाई बंद हो चुकी थी। ऑफिस और स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। यहाँ तक कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के फैक्ट्रियाँ भी बंद हो चुकी थी और सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। अब ये सब देखकर योशी की फैमिली भी शहर छोड़ने का तय करती है। अगली सुबह वो अपना सारा सामान पैक करके अपनी मंजिल के लिए साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में उनको अपने लिए पानी खरीदना था, लेकिन सभी शॉप वालों ने पानी की कीमतें बहुत बढ़ा दी थी। लेकिन योशी की फैमिली जैसे तैसे करके थोड़ी पानी की बोतलें खरीद लेते हैं। फिर ये सभी एक जगह रुककर अपना खाना खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पहुँचकर भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अब यहाँ ऑफिसर इन्हें बताते हैं कि पावर आउटेज के कारण सभी फ्लाइटें कैंसिल हो गई है, इसलिए योशी अपनी फैमिली के साथ पास ही के एक होटल में रूम ले लेता है। अब रात को यूई अपने पिता योशी को वापस टोक्यो चलने के लिए बोलती है, लेकिन योशी उसे समझाते हुए बोलता है कि अब वहाँ वापस जाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तक तो वहाँ खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। अब उन्हें साइकिल से ही अपने गाँव कागोशिमा जाना होगा। अगली सुबह केंजी और यूई एक बुक स्टोर में जाते हैं और वहाँ जाकर एक मैप ले लेते हैं ताकि वो मैप उनके रास्ते में काम आए। दूसरी तरफ योशी और मित्सु एक दुकान में जाते हैं जहाँ वो 2 शराब की बोतलों के बदले अपने लिए एक साइकिल और कुछ खाने का सामान खरीद लेते हैं। इसके बाद ये चारों साइकिल
साइकिल लेके अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर कुछ घंटों के बाद वो एक हाईवे में पहुंचते हैं जहां उनकी तरह ही हजारों लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ बढ़ रहे थे। अब रात को वो बाकी लोगों की तरह एक कैंप में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी एक कपल उनकी तरफ देखने लगता है। क्योंकि केंजी पानी पी रहा था तो वो कपल भी उनसे पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन योशी उनसे झूठ बोलता है कि उनके पास पानी की सिर्फ यही लास्ट बोतल बची है। फिर खाना खाने के बाद ये सभी लोग बाहर ही सो जाते हैं और अगली सुबह अपने साइकिल लेके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक टनल में उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत भी मिलती है जो टनल से बाहर निकलने में उनकी मदद करती है। थोड़ा दूर तक चलने के बाद वो एक नदी के किनारे रुकते हैं जहाँ बैठकर वो खाना खाते हैं। इसी दौरान इनके पास जो पानी बचा था वो भी खत्म हो जाता है, इसलिए योशी नदी में जाकर पानी पीने लगता है। कुछ देर बाद वो सभी आगे निकल जाते हैं। रास्ते में ही जोरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो अपनी साइकिल छोड़कर एक पुल के नीचे चले जाते हैं। बारिश रुकने के बाद जब वो अपने सामान के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि एक साइकिल का टायर खराब हो चुका था, साथ ही साथ उनके कपड़े और खाना भी बर्बाद हो चुका था। इसके बाद केंजी और यूई पास ही के एक शहर में पानी और खाने की चीजें ढूंढने लगते हैं। वहीं मित्सु और योशी बाहर ही रेस्ट कर रहे होते हैं। केंजी और यूई भी एक स्टोर में पहुंच जाते हैं और जब अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्टोर का फूड सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। केंजी अपनी साइकिल के लिए टायर देखने भी जाता है, लेकिन टायर सेक्शन भी बिल्कुल खाली पड़ा था। उन दोनों को वहाँ बैटरी वाटर भी मिलता है जिसे पीने के लिए यूज कर सकते थे। यूई अपने साथ कैट फूड भी रख लेती है। सामान लेके ये दोनों अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। यूई पहली बार ही कैट फूड खा रही थी, इसलिए उसे वो बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए वो उसे खा लेती है। वहीं केंजी अपने फोन कवर से साइकिल का टायर ठीक कर देता है। इसके बाद वो फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब ये फैमिली पूरे एक हफ्ते तक कैट फूड और बैटरी वाटर से ही अपना गुजारा करती है। रास्ते में अब वो एक कैंपर ग्रुप से मिलते हैं। वो लोग इन्हें सड़क पर उगने वाले कुछ पौधों के बारे में बताते हैं जिन्हें खाया भी जा सकता है। कैंपर ग्रुप का एक लड़का योशी की फैमिली की फोटो भी लेता है। फिर वो कुछ घंटों तक अपनी जर्नी उनके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद उनकी फैमिली एक एक्वेरियम के बाहर पहुंचती है जहाँ पर लोग वहाँ की मछलियाँ पकाकर खा रहे थे। ये सभी लोग खुश होकर वहाँ पर लाइन में लग जाते हैं क्योंकि वहाँ अब थोड़ा ही खाना बचा था। अब जब तक उनकी टर्न आती है तब तक सारा खाना खत्म हो चुका था। वहाँ से निराश होकर योशी की फैमिली आगे के लिए निकल जाती है, लेकिन अब पानी और खाना न मिलने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ उन्हें खेत में एक पिग दिखाई देता है जिसे योशी काफी मशक्कत के बाद पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और खुद उस पिग को चाकू से मार देता है। तनाका उन सबको अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है। अब ये लोग एक हफ्ते तक उसी के साथ रहते हैं। एक हफ्ते बाद फिर से आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बीच में उन्हें एक नदी मिलती है जिसे पार करके उन्हें दूसरी साइड जाना था, इसलिए वो लकड़ियों को जोड़कर अपने लिए एक नाव बना लेते हैं। योशी और केंजी पहले मित्सु और यूई को नदी के दूसरे साइड छोड़ आते हैं। फिर योशी और केंजी अपनी साइकिल लेने के लिए वापस आते हैं, लेकिन तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है जिस वजह से उनकी नाव भी टूट जाती है और योशी साइकिल के साथ ही डूब जाता है, जिस वजह से ये तीनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब ये तीनों योशी के बिना ही आगे अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग एक रेलवे ट्रैक से आगे जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोग मित्सु पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। अब यूई और केंजी अपनी माँ को सहारा देकर आगे बढ़ते हैं। तभी सामने से उनको एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। ट्रेन उनके लिए रुक जाती है और वो उसके अंदर बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठे लोग मित्सु के पाँव की पट्टी भी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे हम योशी की बॉडी को देखते हैं। इसका मतलब योशी अभी भी जिंदा था और उठकर किसी तरह वहाँ खड़े एक ट्रक के पास जाता है। तभी उसके सामने से वही ट्रेन गुजरती है। योशी जल्दी से स्मोक टॉर्च जलाता है ताकि ट्रेन से किसी की नजर उस पर पड़ सके। तभी मित्सु की उस पर नजर पड़ जाती है और वो ट्रेन को रोककर योशी को जल्दी से उसमें बिठा देते हैं। अब योशी की फैमिली उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ट्रेन उन्हें उनके गाँव तक छोड़ देती है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो काफी सालों के बाद मित्सु के फादर से मिले थे। अब वो उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। उनके हर काम में उनका हाथ बटाते हैं। अब योशी का पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि ये सब यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक योशी अलार्म की आवाज सुनकर जाग जाता है। फिर वो बाहर आकर देखता है तो इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी थी। अब कुछ हफ्तों के बाद योशी का परिवार टोक्यो वापस आ चुका था और अपनी वही पुरानी जिंदगी जीने लगा था। वही न्यूज में ये बताया जाता है कि 2 साल का ये पावर आउटेज सूरज की सोलर फ्लेयर की वजह से आया था। कुछ लोग इसे टेररिस्ट अटैक की वजह बता रहे थे, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह पता नहीं थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उन चारों को इकट्ठे खींची हुई अपनी एक फोटो मिलती है और ये वही फोटो थी जो उनके सफर के दौरान एक कैंपर लड़के ने खींची थी, जिसे देखकर ये चारों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।